हेलो, अबे आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? सर। यस हाँ, आवाज आ रही है ना? यस सर। ठीक। देखो आज थोड़ा सा सेटअप को काफी दिन से रखा हुआ था, जो सेट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। सभी हो गए आप लोग ज्वाइन? सबसे पहले अपन अपनी जो यूनिट है उसका रिवीजन करेंगे, एमीन वाली का। अब देखो यूनिट तो आपने ये सारी यूनिट जैसे पढ़ ली, तो अपन रिवीजन के तौर पे इनका अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले अगर एमीन की बात करते हैं तो एमीन क्या है? देखो आपकी अमोनिया होती है NH3। अमोनिया को अपन क्या लिखते हैं? NH3। नाइट्रोजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। ठीक है ना? जहाँ समझ में नहीं आया मैं बोल देना। तो 5 में से आपके 3 इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, और एक क्या रह जाता है यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, जिसको क्या बोलते हैं अपन? एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। और इसीलिए यहाँ पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ये जो पाया जाता है ना, इस एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण ही अपन इसमें कौन से गुणों का अध्ययन करते हैं? क्षारीय गुणों का अध्ययन करते हैं। इसका मतलब आपके पास अमोनिया होगी, अमोनिया NH3 होगी, और इसके पास क्या होगा? एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा। अब इस अमोनिया से हमको क्या बनाने हैं? एमीन बनाने हैं। तो देखो एमीन बनाने की 3 कंडीशन है अपने पास। आपके पास दिखाई तो दे रहा है ना भाई सबको? एक बार वो बताइए मेरे को। ओके, तो देखो ये जो अपन के पास अमोनिया है, इस अमोनिया को अपन एमीन में कन्वर्ट करेंगे। तो अपन के पास क्या क्या स्थिति है कि हम इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु को यहाँ से निकाल दें, या फिर ये भी हो सकता है कि हम इनमें से 2 हाइड्रोजन परमाणु को यहाँ से निकाल दें, और एक स्थिति ये हो सकती है कि हम नाइट्रोजन से जुड़े हुए तीनों हाइड्रोजन परमाणुओं को यहाँ से निकाल दें। तो जब अपन एक हाइड्रोजन परमाणु को निकाल रहे हैं तो यहाँ हमको एक समूह प्राप्त हो रहा है NH2।
भाई NH3 में से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो समूह कौन सा बचेगा, NH2। और अगर दो हाइड्रोजन हम निकाल देते हैं तो यहाँ हमारे पास समूह प्राप्त होता है NH। ऐसी स्थिति में नाइट्रोजन के दो बंध रिक्त हो जाएंगे। और जब तीन हाइड्रोजन को हम यहाँ से निकाल देते हैं तो यहाँ पर आपको प्राप्त होता है N समूह। अब देखो, आप अगर देख पा रहे हो तो इन सब में अभी इसके पास भी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बच गया, और इसके पास भी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बच गया, और इसके पास भी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बच गया। तो यहाँ पर हमको तीन प्रकार के समूह प्राप्त हुए, इनको बोलेंगे हम क्रियात्मक समूह। ये एमीन के क्या कहलाते हैं, क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। अब ये जो तीन क्रियात्मक समूह हैं हमारे, इन तीन क्रियात्मक समूह में NH2 समूह जिनमें पाया जाता है वो तो अपन के क्या कहलाते हैं, पढ़ा है अपन ने, प्राथमिक एमीन। पहले तो ये क्लियर हो जाना चाहिए आपका, एमीन तीन प्रकार की होती हैं। प्राथमिक एमीन, सेकंड प्रकार की होगी आपकी द्वितीयक एमीन NH ग्रुप, और थर्ड होगी आपकी तृतीयक एमीन। अब इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? नो सर। तो देखो, एमीन जब अपन पढ़ रहे हैं तो एमीन कितने प्रकार की पढ़ेंगे अपन, तीन प्रकार की, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन। इसको अपन बोलते हैं 1 डिग्री एमीन, इसको बोलते हैं हम 2 डिग्री एमीन, और इसको बोलते हैं हम 3 डिग्री एमीन। अब देखो, जो ये यहाँ से हाइड्रोजन, अमोनिया से हम हाइड्रोजन परमाणु को निकाल रहे हैं, उसका प्रतिस्थापन करा रहे हैं, तो वो दो समूह के द्वारा करा सकते हैं। एक तो हम कोई एल्किल समूह के द्वारा प्रतिस्थापन करा सकते हैं, और एक कोई एरिल समूह के द्वारा करा सकते हैं। एरिल समूह में कौन आता है, तो एरिल समूह में आता है हमारा C6H5, जिसको क्या बोलते हैं हम, फेनिल बोलते हैं। और एल्किल में कौन आते हैं, एल्किल में आते हैं हमारे जैसे मेथिल, एथिल। मेथिल होता है CH3 और एथिल होता है C2H5। तो देखो, जब हम किसी एल्किल समूह के द्वारा इसका प्रतिस्थापन कराएंगे तो हमको जो एमीन प्राप्त होगी वो हमारी कहलाएगी एल्किल एमीन। तो एक तो इसमें बनती है कौन सी, एल्किल एमीन। एक तो हमको प्राप्त होगी एल्किल एमीन। और जब हम कोई एरिल समूह के द्वारा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करेंगे, एक हमको प्राप्त होगी एरिल एमीन। तो कितने प्रकार की एमीन का फॉर्मेशन होगा, दो प्रकार की। ये जो एल्किल एमीन होती है हमारी, इस एल्किल एमीन को कहा जाता है एलिफेटिक एमीन। इसे कौन सी कहेंगे हम, एलिफेटिक एमीन। और जो हमारी एरिल एमीन बनती है जिसमें हमारा फेनिल समूह होता है, वो कहलाती है हमारी एरोमेटिक एमीन। तो ये आपके जब यूनिट प्रारंभ कर रहे हैं तो ये जानकारी हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि जब अपन अभिक्रियाएं पढ़ेंगे तो एल्किल एमीन के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं कि कौन सी एरिल एमीन ले रहे हैं, प्राथमिक ले रहे हैं कि द्वितीयक ले रहे हैं कि तृतीयक ले रहे हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। नो सर। ओके, अब देखो, अपन ने क्या किया, अमोनिया से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किया। जब अमोनिया से एक हाइड्रोजन को निकाला तो प्राथमिक एमीन, दो हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किया तो द्वितीयक एमीन, और तीन का प्रतिस्थापन किया तो तृतीयक एमीन। ये इनके क्या कहलाएंगे, क्रियात्मक समूह कहलाएंगे। मतलब किसी एमीन में यदि NH2 समूह आ गया तो हम पहचान लेंगे वो प्राथमिक एमीन है। किसी कार्बनिक यौगिक में NH समूह आ गया तो हम पहचान लेंगे वो द्वितीयक एमीन है। और N समूह आ गया तो हम पहचान लेंगे वो तृतीयक एमीन। अब ये जो वैलेंसी नाइट्रोजन की फ्री हो रही है, जो हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किया है, वो हम किसी एल्किल समूह के द्वारा भी कर सकते हैं,
और किसी एरिल समूह के द्वारा भी कर सकते हैं। इस आधार पर एमीन हमको प्राप्त होगी दो प्रकार की, एक एल्किल एमीन और एक एरिल एमीन। अब देखोगे, अब इसमें एक जो क्वेश्चन है आपका, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आपको IUPAC नाम से संबंधित एक नंबर का कम से कम अपन को प्रश्न मिलेगा, और वो IUPAC नाम के प्रश्न जो अपन को मिलेगा उसके सबसे ज्यादा चांस है एमीन का IUPAC नाम। तो यहाँ आपको इसको अच्छे से आपको एमीन का IUPAC नाम को क्लियर कर लेना है। तो सबसे पहले अपन इसी प्रश्न को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, और साथ के साथ जैसे टॉपिक होता जाएगा वैसे वैसे ही हम इनके जो महत्वपूर्ण इस पाठ के अंतर्गत जो प्रश्न रहेंगे उन पर भी अपन डिस्कस करते रहेंगे। तो सबसे पहले तो अपन पढ़ेंगे एमीन का IUPAC नाम। तो देखो, एमीन का जब भी नाम लिखो तो आपको याद क्या रखना है, तीनों समूह याद रखने हैं। तीनों समूह कौन से, प्राथमिक समूह वाला, द्वितीयक समूह और तृतीयक समूह। तृतीयक समूह, क्योंकि इनके नाम में अनुलग्न तो एमीन ही लगता है। अब वो हमारी प्राथमिक एमीन हो, चाहे द्वितीयक एमीन हो, चाहे तृतीयक एमीन हो, अनुलग्न के रूप में किसका प्रयोग करते हैं हम, एमीन का। अब उदाहरण देखो आप, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं सबसे पहले अपन बात कर लेते प्राथमिक एमीन की। तो देखो, प्राथमिक एमीन में मान लीजिए आपको CH3 और NH2 दे दिया, पहला सदस्य है, इससे छोटा कोई सदस्य नहीं है क्योंकि मेथिल समूह होता है हमारा। तो सामान्य नाम की बात करें तो सामान्य नाम तो मेथिल से एमीन जुड़ा हुआ है, इसलिए ये मेथिल एमीन है। लेकिन सामान्य नाम नहीं पूछा जा सकता। नाम कौन सा पूछा जाता है एग्जाम में, IUPAC नाम। तो अपन को मेन IUPAC नाम को सीखना है। हाँ, 2-3 सदस्यों के सामान्य नाम हमको पता होना चाहिए, क्योंकि अभिक्रियाओं में इनका प्रयोग किया जाएगा। मेथिल एमीन की अभिक्रिया, एथिल एमीन की अभिक्रिया, आइसोप्रोपिल एमीन की अभिक्रिया, तो वो चीज अपन को पता होनी चाहिए। अब देखो, इसका तो सिंपल सा नाम हो जाएगा कि अपन ने इसका अंकन किया। एक कार्बन दिखाई दे रहा है इसमें, एक कार्बन को बोलते हैं हम मेथ, और मेथ में N जोड़ा तो हमारा हो गया मेथेन। अब चूंकि अनुलग्न क्या जोड़ते हैं हम, एमीन, तो मेथेन में एमीन जोड़ दो, तो इसको मिला के जब लिखोगे तो ये क्या कहलाएगा, मेथेन एमीन। सिंपल सी बात है। अब थोड़ा सा अपन आगे की ओर बढ़ते हैं, मतलब आगे क्या बढ़ रहे हैं कि हम कार्बन परमाणुओं की संख्या को बढ़ा देंगे। तो जैसे कार्बन परमाणु की संख्या हमने बढ़ाई, तो यहाँ हो गया CH3 CH2 NH3। ऐसी स्थिति में इसका अब अंकन होगा 1 और 2। वही अंकन किधर से करेंगे, जिधर से एमीन समूह जुड़ा हुआ है। तो अब इसका नाम लिखेंगे तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं हम, एथ। एथ में N, तो 2 कार्बन की एल्केन हो गई एथेन, और एथेन में एमीन जोड़ा तो ये हो गया एथेन एमीन। सेम इसी तरीके से हमारा चलेगा। मान लीजिए 3 कार्बन ले लेते हो, और 3 कार्बन की प्राथमिक एमीन आ गई CH3 CH2 NH2। तो अब 3 कार्बन यहाँ पर जुड़े हुए हैं, और 3 कार्बन की एल्केन आपकी कहलाती है प्रोपेन, और प्रोपेन में एमीन जोड़ा तो आपका हो गया प्रोपेन एमीन। भाई यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि इसको ब्रांच के रूप में दे दिया, शाखाओं के रूप में, तो देखो यदि मान लो इसी को इसने ऐसे लिखा, CH3 CH और CH3 और NH2, तो देखो इसमें और इसमें क्या अंतर है, यहाँ पर पहले कार्बन से आपका जुड़ा हुआ है NH2, और इसमें जब हम अंकन करेंगे तो इसमें अंकन करेंगे तो 1 2 और 3।
ऐसी स्थिति में यहाँ पर NH2 जुड़ा हुआ है दूसरे कार्बन से, जबकि 3 कार्बन की श्रृंखला इसमें है और 3 कार्बन की श्रृंखला इसमें है। तो 3 कार्बन को अपन क्या बोलेंगे? प्रोपेन। भाई 3 कार्बन को अपन क्या बोलते आए अभी तक? प्रोपेन ही तो बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर अब 2 पर क्या जुड़ा हुआ है? NH2, इसलिए इसको लिखा जाएगा प्रोपेन 2 एमीन। अच्छा, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। अब देखिए, यदि मैं इसी फॉर्मूले को इस तरीके से लिखता, मैं इसका अणु सूत्र निकालू, आपसे पूछूं कितने कार्बन है? 1 2 और 3। तो कार्बन कितने बेटा? इसमें कार्बन की संख्या है हमारे पास 3, और हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई? 3 और 2 5, 3 तो ये हो गए, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, और एक क्या हो गया हमारे पास? नाइट्रोजन। मतलब ये इसका अणु सूत्र कहलाएगा। तो इसका अणु सूत्र क्या है? इसको भी देखो, 1 2 और 3 कार्बन है, 3 और 3 6 और 1 7 और 2 9, 9 हाइड्रोजन है और 1 नाइट्रोजन। इसका मतलब इसका अणु सूत्र और इसका अणु सूत्र समान है। अब देखो, यदि मैं इसको ऐसे लिखता कि CH3 और CH2 और NH और CH3, तो देखो अब यहाँ पर इसमें आप देखो कार्बन कितने हैं? इसमें 3 कार्बन कितने भाई? 3, और हाइड्रोजन कितने? 3 2 5 6 और 3 9, मतलब 3 कार्बन 9 हाइड्रोजन और एक क्या है? नाइट्रोजन। इसका मतलब यहाँ पर हमको ये वाला जो है ये भी अणु सूत्र समान है, इसका भी अणु सूत्र क्या आ गया हमारे पास? समान। और अब इसको एक प्रकार से और लिख रहा हूं, और इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से समझना। CH3 N CH3 और CH3, और यदि इसमें मैं कार्बन हाइड्रोजन की बात करता हूं तो 3 कार्बन आज जैसा कि आपको दिखाई दे रहे होंगे, 3 और 3 6 और 3 9 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन। 3 कार्बन 9 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन, है ना। आप उसकी चिंता मत करना, कंप्लीट सिलेबस आपका रिवीजन करवा दिया जाएगा, क्योंकि अपन के पास छुट्टियों में भी काफी टाइम रहेगा। चाहेंगे तब अपन 2 घंटे की भी क्लास ले सकते हैं, कभी भी क्लास ले सकते हैं, इसलिए वो टेंशन तो अपन की खत्म हो जाएगी। पढ़ना आराम से, ये चीजों को समझना है। इसका मतलब इसका अणु सूत्र भी क्या हो गया? समान हो गया। इसका अणु सूत्र भी क्या आ गया हमारे पास? C3H9N। लेकिन हमारे पास एमीन कितने प्रकार के बन के आ गई? एक एमीन ये बन गई हमारे पास, ये अगर नहीं दिख रहा हो कलर तो इसको देख लो। एक एमीन ये बन गई, एक एमीन ये बन गई, और एक एमीन ये बन गई, और एक एमीन ये बन गई। इसका मतलब हमको इससे कुल कितनी एमीन प्राप्त हो गई? 4। क्या चारों समान है? तो समान नहीं है। ये हमारी द्वितीयक एमीन है, ये तृतीयक एमीन है, जैसा कि इसमें N समूह आ रहा है, इसमें NH समूह आ रहा है, तो ये द्वितीयक एमीन है। इसमें N समूह आ रहा है, तो ये हमारी तृतीयक एमीन है। इनमें NH2 समूह आ रहे, तो ये दोनों प्राथमिक एमीन है। प्राथमिक एमीन है लेकिन समान नहीं है। ये 4 क्या कहलाते हैं? इसके समायवी कहलाते हैं। 4 क्या कहलाएंगे? इसके समावयवी। और ऐसा प्रश्न भी इसमें से बन जाता है। आपको दे दिया C3H9N के कितने समायवी होंगे, तो कितने समायवी हो गए? 4। अब कौन कौन से समायवी हो गए? तो देखो, इसमें क्या, इसमें क्या अंतर नजर आ रहा है? ये पहले में और दूसरे में, फर्स्ट और 2 को देखो भाई। आप पहले को और दूसरे को देखो, पहले को और दूसरे को, इसमें क्या अंतर आ रहा है? तो देखो, NH2 समूह
फर्स्ट कार्बन पर है, NH2 समूह सेकंड कार्बन पर है, ये पहले कार्बन पर है, ये दूसरे कार्बन पर है, तो NH2 ने क्या किया, स्थिति में परिवर्तन किया, और स्थिति में परिवर्तन करने के कारण ये कौन सी समयावता कहलाएगी, स्थिति समयावता। तो हमारे पास समयावता निकल के आ गई स्थिति समयावता। एक तो कौन सी समयावता हो गई इसमें, स्थिति समयावता हो गई। दूसरा देखो, अगर यहाँ पर हम इन तीनों की तुलना करें तो इसमें NH2 समूह है, इसमें NH समूह है, इसमें कौन सा समूह है, NH, इसमें कौन सा है N, इसमें कौन सा है NH2। इनको क्या बोलते हैं, क्रियात्मक। तो इनमें आपस में किसका अंतर आ गया, क्रियात्मक समूह का। तो पोजीशन 1 2 आपके स्थिति 1 2 पहली दूसरी तीसरी चौथी के साथ, किसके साथ, थर्ड और फोर्थ, और पहली ले लो या दूसरी ले लो, पहली दूसरी तीसरी चौथी के साथ कौन सी समयावता प्रदर्शित कर रहा है, तो ये कर रहा है बेटा क्रियात्मक समयावता। कौन सी समयावता हो जाएगी ये, क्रियात्मक समयावता। तो ये हमारी हो गई कौन सी समयावता, क्रियात्मक समयावता। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया। आगे ना, जैसे देखो अब इसी पर आधारित अब नाम का और देख लेते साथ में। देखो जब अपन प्राथमिक एमीन का नाम तो अपन ऐसे लिख ही देते, और द्वितीयक एमीन का नाम लिखना है तो अपन को ये देखना है कि एन से जो एल्किल श्रृंखला जुड़ी हुई है वो बड़ी कौन सी है, तो ये वाली है। तो जो बड़ी है उसका अंकन कर दो 1 और 2, और दूसरे ओर का एल्किल समूह को देख लो। अब वो एन से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर नाम में किसका प्रयोग कर लेते हैं हम, एन का। तो इस एन से क्या जुड़ा हुआ है, CH3। अब CH3 को क्या बोलते हैं, मेथिल। आगे और भी उदाहरण देखेंगे अभी। तो इसको लिखेंगे हम एन मेथिल, और 1 2 तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथेन, और एथेन में अब क्या जोड़ेंगे हम, एमीन। तो क्या हो जाएगा, एथेन एमीन। इसका नाम हो गया एन मेथिल एथेन एमीन। फिर देखो जब इसका नाम लिखेंगे तो इसमें तो सभी तीनों ही और एक एक कार्बन है, तो किसी एक कार्बन की अंकन कर दो, तो शेष क्या होंगे, एल्किल होंगे। तो कितने एल्किल हो गए, 2। एक हो गया CH3 ये मेथिल, और एक हो गया ये CH3 दूसरा मेथिल। तो क्या बोलेंगे इसको, 2 बार एन का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि 2 मेथिल जुड़े हुए हैं। तो एन एन डाई मेथिल, एन एन डाई मेथिल, और एक कार्बन को बोलते हैं मेथेन, और मेथेन में जोड़ेंगे एमीन, तो नाम हो गया मेथेन एमीन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एन एन डाई मेथिल मेथेन एमीन। अब बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या किसी को। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर अपन अब एक उदाहरण और ले रहे हैं, और उसी से अपन आईपीसी नाम को निकालेंगे। जैसे मान लीजिए आपको ये फॉर्मूला दे दिया C4H11 और N। देखो ज्यादातर वो आपको इस रूप में देगा, हालांकि इसको इस प्रकार भी अपन लिख सकते हैं कि C4H9NH2, ये ऐसे भी दिया जा सकता है। कैसे दिया जा सकता है, ऐसे भी दिया जा सकता है और ऐसे भी दिया जाए, दोनों में अंतर है। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला दे दे
जबकि वैसे अंतर नहीं है। देखो इसमें कितने कार्बन है, 4, इसमें भी 4 हो गए। हाइड्रोजन कितने, 11, तो 9 और 2 इसकी और संभाल लो, 9 और 2 11 हो गई, और एक नाइट्रोजन। लेकिन अंतर क्या है, अगर ये वाला फॉर्मूला दे दिया ना, तो इसका मतलब आपको ये समझना है कि जितने भी रूप बनेंगे वो प्राथमिक एमीन के बनेंगे, क्योंकि यहाँ NH2 को अलग कर दिया, और NH2 कौन सा होता है, प्राथमिक एमीन। ये बहुत बड़ा अंतर है, और ये ऐसे प्रश्न आपके कंपटीशन एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं आपको। जबकि यहाँ कोई स्पष्ट नहीं है कि ये प्राथमिक एमीन बनेगा कि द्वितीयक बनेगा, कि द्वितीयक बनेगा। प्राथमिक भी बन सकता है, द्वितीयक भी बन सकता है, और द्वितीयक भी बन सकता है। अपन को समझना है अब इसको आगे से। तो देखो भाई, अपन क्या लिख सकते हैं, कौन कौन से रूप बन सकते हैं। नंबर 1, चारों कार्बन को सीधी श्रृंखला में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। CH3 CH2 CH2 और CH2 NH2। हमने क्या किया, इनको सीधे 4 कार्बन से जोड़ दिया, तो 4 कार्बन हो गए, 9 हाइड्रोजन ये हो गई कार्बन के पास वाली, 2 नाइट्रोजन वाली हो गई, NH2 समूह भी रह गया शेष। अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते थे कि हम सीधी अशाखित श्रृंखला ने लिख करके इसको शाखित भी तो बना सकते थे। और शाखित कैसे बनाते कि कार्बन से कार्बन शाखा के रूप में जोड़ दो। तो CH3 CH CH3 CH2 NH2। तो अपन ने क्या कर लिया, यहाँ पर ये जोड़ दिया। अब और क्या कर सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, और हम कर सकते हैं कि यहाँ पर ये NH2 समूह है उसकी स्थिति को ही बदल दो। अगर ऐसा आप करते हो तो CH3 CH2 और NH2 को पहले के स्थान पर हम कौन से स्थान पर ले आए, दूसरे कार्बन से जोड़ दिया, और CH3। तो अब देखो यहाँ पर हमने क्या क्या किया, एक अशाखित कार्बन की श्रृंखला ली, NH2 जोड़ा, एक शाखित 4 कार्बन की श्रृंखला ली, NH2 जोड़ा, और यहाँ पर हमने 4 कार्बन की एक सीधी श्रृंखला ली और NH2 को जोड़ दिया दूसरे पर। और क्या हो सकता है, तो और ये हो सकता है नंबर 4 कि CH3 और CH3। अब देखो अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, CH2 और NH2, तो देखो ये, अब थोड़ा ध्यान देना, ये NH2 जुड़ा हुआ है CH2 से, और ये NH2 जुड़ा हुआ है CH2 से, है ना। ये NH2 जुड़ा हुआ है CH2 से, और ये NH2 जुड़ा हुआ है CH से। मतलब जब CH2 समूह होता है तो प्राथमिक कार्बन कहलाता है, प्राथमिक एल्किल में आता है। CH आपको बताया था द्वितीयक में, और C बताया था आपको तृतीयक में। लेकिन इनमें आपस में समायवता कौन सी है, तो पहले और दूसरे को देखो, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फोर्थ। मैं लिख देता हूं यहाँ, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ में देखो, ये पहले कार्बन CH2 से NH2 जुड़ा हुआ है, CH2 से NH2 जुड़ा हुआ है, और CH2 से NH2 जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये पोजीशन तो समान है, तो अंतर किस में आ गया, कार्बन की श्रृंखला में। ऐसी समयता को कौन सी समयता बोलते हैं बताओ, श्रृंखला समयता। तो एक तो ये कौन सी समयता प्रदर्शित करेगा, श्रृंखला समयता। तो आपसे पूछा जाएगा C4H9NH2 में कौन सी समयता होगी, तो पहली आपकी कौन सी होगी, श्रृंखला समयता। और इसको देखो, कौन सी वाली को, फर्स्ट को और थर्ड को, फर्स्ट और थर्ड, इसमें क्या अंतर आ रहा है,
इसमें अंतर आ रहा है NH2 पहले कार्बन CH2 से जुड़ा हुआ है, NH2 दूसरे कार्बन CH से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ NH2 ने अपनी स्थिति को बदल दिया, और स्थिति को बदल दिया तो अभी बताई थी आपको कौन सी समयता कहलाती है, वो स्थिति समयता। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। ठीक है ना। तो अपन क्या कह सकते हैं भाई, दो प्रकार की समयता हो गई, एक तो श्रृंखला समयता प्रदर्शित करेगा और एक स्थिति समयता प्रदर्शित करेगा। कौन सा वाला? ये वाला। लेकिन मैं जो ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये फॉर्मूला इस तरीके से लिखा होता तो क्या यही समयता होती? अब और भी समयता यहाँ पर आ जाती है। और कौन सी आ जाती? और आ जाती यहाँ पर, देखो CH3 CH2 CH2 NH CH3, वही 4 कार्बन 11 हाइड्रोजन 1 में। अब अंतर इसमें इनमें क्या हो गया कि इनमें सब में NH2 समूह आ रहा था, इसके स्थान पर यहाँ पर NH समूह द्वितीय गैमीन आ गई। और फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे CH3 CH2 N CH3 और CH3। तो अब जैसे ये 4 हो गया, और इसको दे देते हैं अपन नंबर 5 और इसको दे देते हैं अपन नंबर 6। तो देखो ये वाली पहली और 5वीं और 6ठी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1st 5th और 6th में आपस में कौन सी समायता है? तो क्रियात्मक समूह बदल गया ना, प्राथमिक था, द्वितीयक था, तृतीयक था। अभी पढ़ा था अपने कौन सी समायता? क्रियात्मक समायता। तो जो समायता यहाँ हमको क्रियात्मक नहीं मिल रही थी, वो इस फॉर्मूले में ये दो तो रहेंगी, श्रृंखला और स्थिति तो रहेंगी, साथ के साथ एक और समायता आ जाएगी। कौन सी? क्रियात्मक समायता। बात क्लियर? यस सर। अब देखिए अपन फिर एक और यहाँ पर आ जाती है, अपन 7वें नंबर पे यहाँ ले लेता हूँ भाई। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता था CH3 CH2 NH CH2 और CH3। तो अब इसमें तो दोनों में ही तो NH समूह है। जैसे यहाँ NH2 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 आ रहे थे, तो यहाँ NH NH आ गए। तो अब ये दोनों आपस में कौन सी नहीं हो सकती? क्रियात्मक नहीं हो सकती, क्योंकि समूह एक जैसा है। श्रृंखला नहीं हो सकती, क्योंकि श्रृंखला एक जैसी है। स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है। ऐसी समायता जिसमें क्रियात्मक समूह से जुड़े एल्किल समूह भिन्न भिन्न हो, तो आपको ध्यान हो तो कौन सी समायता बताई थी? ये देखो, इधर CH2 CH3, इधर CH2 CH3, लेकिन इस वाले में CH3 CH2 CH2 और इधर CH3। तो जब एल्किल समूह भिन्न भिन्न हो दोनों ओर के, तो वो कौन सी समायता होती है? तो वो होती है हमारी मध्यावयवता। तो ये दोनों आपस में कौन सी समायता प्रदर्शित करेंगे? मध्यावयवता। और ये समायता किन में पाई जाती है आपको पता हो तो? जिनमें बीच में समूह आता है, जैसे कीटोन बीच में आता है, ईथर बीच में क्रियात्मक समूह आता है, तृतीय गैमीन बीच में समूह आता है, तो वो हमारी कौन सी समायता प्रदर्शित करते हैं? मध्यावयवता। तो अगर ये पूछा जाता तो इसमें कितने प्रकार की समायता मिली आपको? 4 प्रकार की। कौन कौन सी? श्रृंखला, स्थिति, क्रियात्मक और मध्यावयवता। और ये अगर पूछा जा रहा है तो इसमें कौन सी मिली? 2 प्रकार की, श्रृंखला और स्थिति। अब बताओ बेटा, ये बात समझ में आई कि नहीं? नामकरण तो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। और आगे सर।
ठीक है। ऐसा कोई प्रश्न आए तो वो गलत नहीं होना चाहिए। अब एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपको अब ज्यादा कोई नोट्स वैसे बनाने नहीं है, आपको ये चीजों को समझना है और महत्वपूर्ण चीजों को आपको इनको रिवाइज करना है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, जिसके बाद रफ कॉपी में आप चाहे भले वैसे ही कर लेना पढ़ते समय, जैसे अपन याद कर रहे हैं उसको, तो रफ वर्क कर लेना है। अब अपन को कोई ऐसे अच्छे वाले नोट्स नहीं बनाने, आप तो स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. हो गया भाई? Yes, Yes, sir. sir. Okay, sir. ठीक। अब देखो भाई, अपन नामकरण को ही देखना है थोड़ा सा। अब मैं कुछ उदाहरण, अपन एक्सरसाइज ही हल सॉल्व करेंगे, है ना, और एक्सरसाइज के हिसाब से आपको इनको हल। तो अभी अपन के पास 4 मिनट ही शेष बचे हैं। अच्छा, और टाइमिंग और आप बता देना, भले आप उस पर ग्रुप पे लिख देना, अगर जैसे ये टाइम आपको सूट नहीं कर रहा हो तो जैसे टाइम सूट करे उसके हिसाब से। तो बाकी इवनिंग में टाइम रह पाएगा। और क्लासेस धीरे धीरे अपन, आज तो पहली क्लास है, कल से आगे कभी टाइम को और बढ़ा देंगे, कब लगेगा आपको तो डबल क्लास कर देंगे, है ना। उसकी टेंशन आप मत लो, आराम से आपको एक बार कंप्लीट रिपीट करवा देंगे। अब आपको जो देखना है वो यहाँ देखना है, जो आपका आईपीसी नामकरण है उसमें अपन को 2 चीजें यहाँ पर याद रखनी है। क्या? कि देखो, अगर द्वितीयक एमीन का नामकरण आ रहा है और तृतीयक एमीन का आईपीसी नामकरण आ रहा है, तो एन से जुड़े हुए एल्किल समूह, ये मेन श्रृंखला होगी, इसमें 2 एल्किल समूह होंगे, और इसमें एक मेन श्रृंखला होगी तो एक एल्किल समूह होगा। तो यहाँ अपन एन लगा करके उस एल्किल का नाम लिखेंगे। बेसिक आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और जब इसका आईपीसी नाम लिखेंगे तो यहाँ हम 2 एल्किल मिलेंगे हमको, तो 2 एल्किल मिलेंगे तो 2 बार एल्किल लिखना है एन एन, और फिर हमको लिखना है एल्किल। तो समान हो तो डाइट्राई लगाएंगे, नहीं तो एक आपकी, जैसे मान लीजिए ये एल्किल आपकी CH3 है और ये CH3 नहीं है, अगर CH3 होती तो डाई मेथिल हो जाता। अब ये CH3 नहीं है, ये आपके पास क्या आ गया, CH2 CH3 आ गया। तो फिर हम लिखेंगे इसको तो लिखेंगे एन एथिल और इसको लिखेंगे एन मेथिल। पहले लिखेंगे एन एथिल और फिर लिखेंगे हम एन मेथिल, ठीक है ना। अब अपन एक्सरसाइज यहाँ पर सॉल्व करेंगे सीधे सीधे, और अपन लिखेंगे इनका नाम, और बस इसकी प्रैक्टिस करनी है अपन को। कल और प्रैक्टिस करवा दूंगा, आज थोड़ा सा टाइम कम रह गया। तो देखो, एक उदाहरण तो मैं आपको बता देता हूँ। CH3 CH, और आप थोड़ा सा इसके बाद भी बुक को निकाल के और इसकी प्रैक्टिस भी करना थोड़ा सा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना सही है। अब आपको पता चल गया द्वितीयक एमीन है। लंबी श्रृंखला कौन सी है, ये वाली है। लंबी वाली का हम क्या कर देंगे, अंकन 1 2 और 3। अब एन पर क्या आ गया, हमारे मेथिल आ गया, तो एन मेथिल, ये हमारा मेथिल है भाई। मेथिल एथिल को याद कर लो, इससे ज्यादा बड़ा कोई उदाहरण आएगा नहीं मेथिल एथिल से। एन पे तो क्या जुड़ गया, मेथिल। 3 कार्बन को क्या बोल दिया आपने, प्रोपेन। अब एमीन कौन से कार्बन पर आया, NH समूह कौन से पर आया, 2 पर आया, इसलिए हम लिखेंगे 2 एमीन। एन मेथिल प्रोपेन 2 एमीन, क्या हो जाएगा, इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एन मेथिल प्रोपेन 2 एमीन। या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, देखो अगर आपको ऐसा कहीं देखा हुआ मिल जाए, 2 और फिर कोष्टक में लिख रहा है एन मेथिल और प्रोपेन एमीन,
इसका मतलब एक ही है। मतलब एमीन ग्रुप कौन से कार्बन पर है, 2 पर है। तो प्रोपेन में एमीन जोड़ दिया हमने, प्रोपेन में एमीन को जोड़ दिया, इस 2 को आगे ले आए और इससे क्या जुड़ा हुआ है, एन मेथिल जुड़ा हुआ है। तो देखो 2 से क्या जुड़ा हुआ है, एन मेथिल जुड़ा हुआ है, जोड़ दिया हमने। और कौन सी एमीन हो गई है, 2 प्रोपेन एमीन। तो बात ये भी